Hello everyone and welcome back to my channel Be Yourself. This is Dr. Rajni Sharma. और इन सीरीज में जो जिन टॉपिक की हम डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग वो सारे वो वैसे टॉपिक्स है जो CSI या JRF नेट के लिए एक्सपेक्टेड है, जो कि दिसंबर 2017 में होने वाला है। यानी कि अपकमिंग एग्जामिनेशन के सारे एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हम लोग इस सीरीज में डिस्कस कर रहे हैं। उसमें से थर्मोडायनेमिक्स सबसे हॉट टॉपिक्स है, ना कि ये सिर्फ CSI या JRF नेट के लिए हॉट टॉपिक्स है, बल्कि कि गेट, DBT, ICMR इन सब में भी ये टॉपिक्स काफी कॉमन है। तो ये इनसे क्वेश्चन जो है काफी सिंपल से आते हैं, लेकिन क्या है हम लोग फॉर्मूलाज के बेस्ड आते हैं सारे, और लेकिन हम लोग को क्या है कि फॉर्मूलाज सारे नहीं पता होते हैं और हम लोग फॉर्मूला से क्वेश्चंस को रिलेट नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए मैं अभी इससे आज मैं सारे फॉर्मूलाज जो कि थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है मैं उनसे डिस्कस करूंगी काफी शॉर्ट में, और काफी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दूंगी मैं आपको थर्मोडायनेमिक्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब भी हम थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं तो सिर्फ दो टर्म पहले आता है, एक तो है सिस्टम और दूसरा है सराउंडिंग। तो सिस्टम क्या होता है? सिस्टम अगर हम ये ऐसा कह सकते हैं कि सिस्टम हमारा एक स्टडी मटेरियल है कि हम उस पर स्टडी करना चाहते हैं कि क्या उसमें एनर्जी में चेंज आ रहा है। एनर्जी या तो फिर हीट के फॉर्म में हो सकता है, या हम लोग सिंपली अगर हम लोग बोले कि उसमें क्या वेरिएशंस आ रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो थर्मल एनर्जी में क्या चेंजेस आ रहे हैं हम ये बोल सकते हैं। तो ये आके चेंजेस आते कहाँ से? तो सराउंडिंग्स जो है वो ये चेंजेस को इंड्यूस करेंगे। तो अगर हम समझ लें कि इंटरनल एनर्जी E1 सिस्टम का खुद का इंटरनल एनर्जी है और सराउंडिंग से Q अमाउंट ऑफ एनर्जी इसमें और डाल रहे हैं, प्लस W अमाउंट ऑफ वर्क सराउंडिंग सिस्टम के ऊपर कर रहा है। वैसे केसेस में जो एनर्जी चेंज आएगा वो होता है डेल E इज इक्वल टू द Q प्लस W। E2 क्या है? Q अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हम लोग सराउंडिंग को दे रहे हैं वो, प्लस W अमाउंट ऑफ वर्क जो सराउंडिंग सिस्टम पे कर रहा है, ये इन सब का सम जो है वो E2 है, प्लस इसका इंटरनल एनर्जी। तो जब हम लोग E2 माइनस E1 करेंगे, यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी करेंगे, तो क्या आना चाहिए? Q प्लस W। कुछ सिंबल्स हम लोग यूज करते हैं Q और W के लिए। वो क्या है? अगर सिस्टम सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है तो इसे हम प्लस साइन में डिनोट करते हैं। अगर सिस्टम सराउंडिंग को अपना एनर्जी दे रहा है तो ऑब्वियस सी बात है इसका एनर्जी डिक्रीज हो जाएगा, और हम लोग इसलिए Q को माइनस से डिनोट करते हैं। जब W अमाउंट ऑफ वर्क सराउंडिंग सिस्टम पे कर रहा हो तो हम इसे प्लस से डिनोट करते हैं, और अगर सिस्टम सराउंडिंग पे वर्क कर रहा हो तो हम इसे नेगेटिव से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक गैस सिलेंडर है, इसका माउथ जो है वो पिस्टन से क्लोज्ड है, इसमें V अमाउंट ऑफ इनिशियली V1 अमाउंट ऑफ गैसेस इसमें फिल्ड है। तो हमें पता है कि गैस की क्या प्रॉपर्टी होती है कि जिस भी कंटेनर में हम रखें उसका कंप्लीटली वो शेप ले लेता है और वो पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेता है। सपोज हम लोग P अमाउंट ऑफ प्रेशर इसमें से डिक्रीज कर देते हैं, तो डिक्रीज कैसे करेंगे? जब हम लोग पिस्टन को ऊपर की ओर पुल करेंगे तो नेक्स्ट हमारा पिस्टन का पोजीशन, सपोज ये पोजीशन आ गया, तो क्या होगा? अब इस पोजीशन पे भी गैस जो है अपना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा और हमारा जो नेक्स्ट वॉल्यूम हो जाएगा V2, यानी कि इंक्रीज कर जाएगा। गैस जो होगा वो एक्सपैंड करेगा। तो कितने अमाउंट ऑफ प्रेशर यहाँ पे वेरिएशन हो रहा है? फोर्स, जितना फोर्स यहाँ पर लगाए हैं पिस्टन को अप करने में पर यूनिट एरिया, यानी कि हम लोग ये बोल सकते हैं कि जितने अमाउंट ऑफ फोर्स गैस लगा रहा है पिस्टन के ऊपर की अप की और मूव कर जाए पर यूनिट एरिया, यानी कि पिस्टन का क्या एरिया हो रहा है। तो हम लोग फोर्स को लिख सकते हैं प्रेशर इनटू एरिया। नेक्स्ट क्या आता है? अब हम लोग ये बोल सकते हैं कि वर्क डन क्या हो रहा है गैस का पिस्टन को अप मूव करने के लिए। इस सिस्टम का गैस कितना वर्क कर रहा है पिस्टन को अप मूव करने के लिए, सो दैट वॉल्यूम जो है V1 से V2 हो गया है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? वर्क डन इज इक्वल टू, हमें पता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। यहाँ डिस्टेंस क्या है? जितने अमाउंट ऑफ पिस्टन, सपोज L लेंथ ऊपर चला गया है पिस्टन, तो हम लोग यहाँ पर D को L से डिनोट कर सकते हो, और फोर्स हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया प्रेशर इनटू एरिया। तो हम लोग यहाँ पर सारे वैल्यूज को रिप्लेस कर देते हैं। फोर्स इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया इनटू डिस्टेंस इज व्हाट? डिस्टेंस इज L हेयर। तो A इंटू L क्या हो गया? A इंटू L होता है वॉल्यूम,
यानी कि एरिया इनटू लेंथ इज इक्वल टू वॉल्यूम, ये फॉर्मूला हमें पता है। तो हम लोग इसे क्या कर सकते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू प्रेशर इनटू वॉल्यूम। अब कंडीशन क्या आता है, यहाँ पर गैस जो है वो पिस्टन पे वर्क कर रहा है, यानी कि हम लोग क्या बोल सकते हैं, वर्क डन इज बाय द सिस्टम। तो वर्क डन बाय द सिस्टम करते तो क्या होता है, निगेटिव साइन आ जाता है, P इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या चेंज हो रहा है, तो वर्क डन क्या चेंज होगा, V1 से V2 अमाउंट ऑफ वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए वर्क डन में क्या चेंज आएगा, माइनस P V2 माइनस V1, ये हम लोग इसको लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ W, चेंज इन वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस P डेल V और dV इज द चेंज इन द वॉल्यूम। लेकिन ये तो था कि जब हम लोग गैस को एक्सपैंड कर रहे हैं, गैस पिस्टन पे फोर्स डाल रहा है उसे अप मूव करने के लिए। सेकेंड कंडीशन क्या हो सकता है, जब पिस्टन गैस पे काम करे, गैस के ऊपर काम करे कि इसका वॉल्यूम को रिड्यूस कर दे, V2 डैश अमाउंट ऑफ एनर्जी वॉल्यूम को रिड्यूस कर दे, वैसे केसेस में क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, सिंपल वर्क डन विल बी चेंज इन वर्क डन विल बी इक्वल्स टू प्रेशर V2 डैश माइनस V1, और यहाँ पे क्या है माइनस साइन है, तो ये क्या हो जाएगा, V2 क्या है, ये V2 स्मॉल है न्यूमेरिकली इन कंपैरिजन टू V1, क्योंकि इसमें स्मॉल वॉल्यूम हो रहा है ना, जो इनिशियल वॉल्यूम ये इनिशियल वॉल्यूम V1 था, अब वो क्या इतने ही वॉल्यूम में ऑक्यूपाई कर रहा है, तो क्या वॉल्यूम रिड्यूस हो गया। तो वॉल्यूम रिड्यूस हुआ तो क्या होगा, ये नेगेटिव जो भी वैल्यू होगा, जो भी कैलकुलेशन होगा, ये नेगेटिव में आएगा। तो ऐसे भी हमें क्या पता है कि वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। और ऐसे हम लोग यहाँ न्यूमेरिकली भी देख रहे हैं कि dW चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल्स टू, ये क्या है, V2 छोटा है और V1 बड़ा है, तो V1 माइनस साइन यहाँ पर डोमिनेट करेगा, तो ये हो जाएगा P चेंज इन वॉल्यूम। तो ये सारे फॉर्मूलाज थे जो कि थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है, और इसी सारे को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ एनर्जी को ना हम लोग क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ये जस्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी से दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में ये जस्ट ट्रांसफर हो रहा है। अब क्या हम लोग इंटरनल एनर्जी की बात कर रहे हैं, इंटरनल एनर्जी से के साथ साथ कुछ और भी चीजें एसोसिएटेड है जिसे आप याद रख सकते हैं, जैसे कि इंथैल्पी। इंथैल्पी क्या होता है, इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर इनटू वॉल्यूम। अगर हम चेंज इन इंथैल्पी की बात करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, चेंज इन एंट्रोपी हो जाए, सॉरी चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो जाएगा, प्लस चेंज इन कितने प्रेशर अप्लाई करेंगे, अगर एक कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होगा, वॉल्यूम में चेंज होगा, तो हम लोग यहाँ पर करेंगे P इंटू डेल V। PV जो होता है प्रेशर इंटू वॉल्यूम जो होता है वो nRT भी होता है। n क्या होता है, हम केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं ना इस तरीके से, स्मॉल a B कैपिटल B इक्वल्स टू स्मॉल c कैपिटल C प्लस स्मॉल d कैपिटल D। तो डेल n क्या होता है, n क्या होता है, ये सारे जो इनके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते हैं ना, इसको हम n से डिनोट करते हैं। तो अगर हम लोग चेंज इन n करेंगे तो क्या है, प्रोडक्ट के सारे n को प्लस करके ये हमारा रिएक्टेंट से माइनस कर देंगे, मतलब C प्लस D माइनस A प्लस B जो होगा वो डेल NG से डिनोट करते हैं। तो अब हम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में देखेंगे तो हम लोग P डेल V को अगर हम लोग डेल nRT से रिप्लेस कर देंगे तो हमारा ये इक्वेशन आ जाएगा। तो ये सारी इक्वेशन जो है वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से बेसिकली एसोसिएटेड है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि R जो है वो होता है गैस कांस्टेंट, T होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जिसे कि हम लोग इसका स्टैंडर्ड यूनिट हम लोग केल्विन लेते हैं। गैस कांस्टेंट क्या है, वो टेम्परेचर प्लस वॉल्यूम दोनों पे, सॉरी प्रेशर प्लस वॉल्यूम दोनों पे डिपेंडेंट है। तो अलग अलग यूनिट ऑफ प्रेशर, डिफरेंट यूनिट्स होते हैं प्रेशर के, वॉल्यूम्स के भी। तो वैसे कंडीशंस में गैस का भी गैस कांस्टेंट के भी वैल्यूज चेंज होते रहते हैं। तो ये सारा मैंने नोट कर रखा है, आप बेटर मेरे वीडियोस को पॉज करके आप इन सब वैल्यूज को नोट कर लें, ताकि जब आप कैलकुलेशन करें तो आपको ये सब चीज़ों की प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि क्या है कि अगर हम लोग जहाँ पर अगर इक्वेशन के अकॉर्डिंगली, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमें लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल का आर वैल्यू यूज करना है, और उस कंडीशन पे अगर हम लोग अर्ग वाले यानी कैलोरीज वाले यूज कर लेंगे तो हमारा आंसर गलत आएगा।
अगर हम यूनिट्स की बात करते हैं तो ना कि थर्मोडायनामिक्स में बल्कि जितने भी न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करते हैं, इवन पार्ट ए के केस में भी, जैसे मीटर हमें किस फॉर्म में आंसर चाहिए, किस यूनिट में आंसर चाहिए, मीटर, माइक्रोमीटर, मिलीमीटर, तो इन सब चीजों पे आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसमें क्या है कि हमारा पॉइंट्स में भी आंसर गलत आ जाता है। इन सब चीजों पे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। हम लोग ने यहाँ बात किया इंथैल्पी की। इंथैल्पी को हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? जब हम लोग कोई केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो क्या है कि उनमें से कुछ बॉन्ड्स होते हैं, तो ये इंथैल्पी आता कहाँ से है? तो उन बॉन्ड्स को जो ब्रेक करने में एनर्जी यूज होता है वही होता है इंथैल्पी। तो रिएक्टेंट में टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी कितना यूटिलाइज हुआ बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, प्लस माइनस एनर्जी प्रोडक्ट फॉर्मेशन में कितना एनर्जी यूज हुआ। यानी कि हम बोलते हैं ना, जैसे कि हम लोगों ने ग्लाइकोलाइसिस में देखा था एटीपी के फॉर्मेशन के लिए हम लोग जैसे हम लोग निकालते ओवरऑल एटीपी फॉर्मेशन कितना हुआ, तो क्या है यूटिलाइज कितना हुआ, तो दो जगह पे यूटिलाइज हो रहा है ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और फ्रक्टोज टू फ्रक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट में यूटिलाइज हो रहा है, बाकी सब जगह से एटीपी रिलीज होता है। तो हम लोग नेट देखते हैं ना, उसी तरीके से हम लोग एंथैल्पी के केस में भी जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी बॉन्ड ब्रेकिंग में यूज हो रहा है माइनस हम लोग करते हैं जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हो रहा है। ठीक है। अच्छा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या था? कुछ लिमिटेशंस थे, जैसे कि अगर हम लोग बोलते हैं कि अगर दो सिस्टम है, जैसे कि जिसे हम जीरोथ लॉ बोलते हैं, जीरोथ लॉ के अकॉर्डिंगली क्या है, अगर दो सिस्टम आपस में कनेक्टेड है, सिस्टम ए और सिस्टम बी, और ये दोनों जो है थर्मोडायनामिकली इक्विलिब्रियम है इन कंपैरिजन टू ईच अदर। तो अगर हम थर्ड सिस्टम ले और इन दोनों से कनेक्ट कर दे तो ये तीनों सिस्टम क्या होगा, अब थर्मोडायनामिकली इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो इस अकॉर्डिंगली क्या है, जब हम लोग हॉट बॉडीज के क्या है कि हीट जो होता है वो ट्रांसफर होता है हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी, तो रिवर्स क्यों नहीं हो सकता है? कोल्डर बॉडी से हीटर बॉडी पे क्यों नहीं जा सकता है? तो ये सब कुछ चीजें थे जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। इससे ओवरकम करने के लिए सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आया, जो कि बेसिकली एंट्रोपी पे बेस्ड है। तो एनर्जी हम अगर यूनिवर्स का देखें तो हमेशा वो स्पॉन्टेनियस होता है, यानी कि हम बोलते हैं अपना हमेशा, क्योंकि अगर हम स्टूडेंट्स को भी ले तो क्या है, स्टूडेंट्स को भी अगर बोल दिया जाए कि एक ही जगह पे आपको बैठ के रहना है तो आप क्या होगा, कुछ देर के बाद बोर फील करने लगोगे। आप जैसे देखोगे टीचर्स इधर की उधर उठे हैं तो आप क्या करोगे, थोड़ा सा टहल करके आ जाओगे। तो आप हर कोई अपना एक इंडिपेंडेंस चाहता है, फ्रीडम चाहता है। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टेट करता है कि कोई भी सिस्टम अपने स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को मेंटेन करता है, वो हमेशा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की ओर जाएगा अनटिल एंड अनलेस उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए कि वो रिवर्स डायरेक्शन में वो जाए। ठीक है। तो सिस्टम प्लस सराउंडिंग का जो एंट्रोपी होगा वो ऑलवेज, सिस्टम प्लस सराउंडिंग का एनर्जी क्या होगा इक्वल्स टू यूनिवर्स का एनर्जी, वो ऑलवेज जीरो से ग्रेटर होगा, यानी कि हमेशा वो फ्रीडम, वो मोर एंड मोर फ्रीडम चाहेगा। ठीक है। तो चेंज एंट्रोपी चेंज द प्रोसेस कैन बी एक्सपोनेंशियली डिटरमाइंड बाय द मेजर ऑफ द हीट, यानी कि हीट जहां पर भी हमेशा उसे जैसे जितनी भी रिएक्शन हमारे बॉडी में होते हैं वो क्या होते हैं, खुद को स्टेबलाइज करने के लिए होते हैं। तो जहां हमें रिवर्सिबल रिएक्शन क्रिएट करना है कि जहां हमें अपोजिट, जहां वो स्टेबिलिटी नहीं गेन कर रहे हैं, वो अनस्टेबिलिटी वो गेन कर रहा है, तो वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं होता है, जिस वजह से हमें उसे एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस में अगर आपको पिगमेंट सिस्टम्स याद होंगे तो क्या होता है, पिगमेंट सिस्टम 1 के केस हो या पिगमेंट सिस्टम 2, ये अपने आप में एक स्टेबल कंडीशन होता है, लेकिन जब ये एनर्जी गेन करता है, जब इससे आउटर सोर्स से एनर्जी मिल रहा है, तब जा करके ये अपना इलेक्ट्रॉन इमिट करता है, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं करेगा, क्योंकि ये क्या है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ये कब बन रहा है, जब हम इसे एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। अब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को हम लोग कैसे एक्सप्रेस करते हैं, इसको हम लोग गिब्स फ्री एनर्जी के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं। इसका कुछ फॉर्मूलाज है, गिब्स फ्री एनर्जी इक्वल्स टू द एंट्रोपी माइनस टेम्परेचर इनटू एंथैल्पी माइनस टेम्परेचर इनटू एंट्रोपी। तो चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी क्या होगा, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी इक्वल्स टू डेल एच माइनस टी डेल एस। ये सारे फॉर्मूलाज आप याद रखिएगा। डेल एच नॉट का मतलब होता है स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, डेल एच का मतलब एंड नॉट का मतलब होता है स्टैंडर्ड
एंथैल्पी, और डेल एस नॉट का मतलब होता है स्टैंडर्ड एंट्रोपी। अगर डेल जी निगेटिव में है, इसका मतलब क्या है, जो हमारा सिस्टम होगा वो स्पॉन्टेनियस होगा, मतलब इसे कोई एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत नहीं है। अगर डेल जी इक्वल्स टू 0 है, इसका मतलब क्या है, ये जो हमारा जो सिस्टम होगा वो इक्विलिब्रियम पहुंच चुका है। और अगर डेल जी पॉजिटिव है तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। तो अगर हमें इक्वेशन दिया जाए कि डेल जी का वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है, रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड की ओर कैरी होगा। लेकिन अगर डेल जी का वैल्यू अगर नेगेटिव है तो रिएक्शन कहाँ स्टेबलाइज करने के लिए भागेगा, वो बैकवर्ड रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन को ये कैरी करेगा। ओके, नेक्स्ट आता है क्यू। क्यू क्या है, रिएक्शन कोएफिशिएंट। अगर डेल जी, ये फॉर्मूला होता है डेल जी इक्वल्स टू डेल जी नॉट प्लस आर टी लॉग क्यू। यहाँ पर भी आर का वैल्यू है, आप यहाँ पर भी यूनिट्स को ध्यान रखिएगा, डिफरेंट यूनिट्स के डिफरेंट आर वैल्यूज होते हैं। क्यू क्या होता है, रिएक्शन कोएफिशिएंट। रिएक्शन कोएफिशिएंट मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे कितना प्रोडक्ट जो है वो कितना रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में चेंज हो चुका है। अगर इक्विलिब्रियम की बात करें तो वैसे केस में क्या होता है, क्यू को हम लोग के यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रिप्लेस कर देते हैं। तो इक्विलिब्रियम में हमें पता है क्या है कि डेल जी इक्वल्स टू होता है 0, तो डेल जी इक्वल्स टू जगह 0 यहाँ पुट करेंगे और सेम इस इक्वेशन में हम रिप्लेस कर देंगे क्यू का वैल्यू के और डेल जी का वैल्यू 0 से। तो हमें ये इक्वेशन मिलेगा, डेल जी नॉट इक्वल्स टू माइनस 2.303 RT log K। तो इस पे काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इनफैक्ट मैं बोलूँ तो ये मोस्टली क्वेश्चन जो होते हैं वो गिब्स फ्री एनर्जी पे ही पूछे जाते हैं। तो इन सारे पॉइंट्स को आप याद रखिएगा। एक और फॉर्मूला होता है गिब्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी का, वो है माइनस NF E नॉट। एफ होता है फैराडेज कांस्टेंट, ई नॉट होता है रिडॉक्स पोटेंशियल। रिडॉक्स पोटेंशियल भी डिटरमाइन करता है आपका स्पॉन्टेनियस ऑफ द रिएक्शन, कि आपका स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी ये डेल जी को इन्फ्लुएंस कर रहा है। नेक्स्ट आता है हीट कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम। क्योंकि हम लोग यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स की बात कर रहे हैं और जो बेसिकली हम लोग फोकस किए यहाँ पर वो है हीट कैपेसिटी, हीट पे। तो हीट कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम क्या होता है, ये वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो अगर हम किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर अगर 1 डिग्री पे रेज कर रहे हैं तो उसका हीट कैपेसिटी हो जाता है। तो ये किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, इंटरनल एनर्जी, बाहर से अगर मैं एनर्जी अप्लाई करें, क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी इसमें दे रहे हैं यानी कि हीट दे रहे हैं, तो ये किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा आपका हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी मतलब कितना उस सिस्टम का टेंडेंसी है कि कितने टेम्परेचर में 1 डिग्री रेज कर जाए। तो किस पे डिपेंड करेगा, हीट कैपेसिटी इनटू मास और कितना हम इसमें टेम्परेचर में चेंज आ रहा है। तो ये हो जाएगा आपका एनर्जी जो सिस्टम गेन कर रहा है। अगर हम कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम अगर हम कांस्टेंट रखेंगे, इसका मतलब क्या है, हमें क्या पता था, कांस्टेंट रखेंगे तो क्या होगा, हमें पता है वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम चेंज है तो वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। हमें पता है डेल ई यानी कि इंटरनल एनर्जी में चेंज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। डब्ल्यू अगर 0 हो गया तो डेल ई क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू क्यू। और यहाँ से हम लोग अगर वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करना चाहें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो हमें क्या कर सकते, क्यू बाय, अगर इनको नीचे रहे क्यू बाय डेल टी कर सकते हैं। क्योंकि एम तो हर एक सिस्टम, मतलब जो सिस्टम है हम ले रहे हैं उनके लिए एम हम कांस्टेंट रखेंगे, मास तो चेंज नहीं हो रहा है, चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पर रिप्लेस करें तो सी एट द कांस्टेंट वॉल्यूम क्या हो जाएगा फॉर्मूला, चेंज इन ई बाय चेंज इन टेम्परेचर। सिमिलरली अगर हम लोग कांस्टेंट प्रेशर की बात करेंगे तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रहा तो वर्क डन 0 होगा, लेकिन कांस्टेंट प्रेशर की बात करेंगे तो वॉल्यूम तो इंक्रीज करता है ना, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर तो कांस्टेंट है। तो इस पोजीशन पे क्या होगा, E इक्वल्स टू Q प्लस W, यहाँ W रहेगा। लेकिन क्या है, अब हम यहाँ पे एक्सप्रेस कैसे करते हैं, हमें पता है, अब यहाँ पर आता है हमारा इंथैल्पी। तो हमें पता है चेंज इन इंथैल्पी इक्वल्स टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस P डेल V। तो हम इस इक्वेशन को रिप्लेस कर सकते हैं डेल एच से। तो यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर पे हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगा, ये है Cp यानी कि हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। ये इसको क्या हो जाएगा, डेल एच बाय डेल टी। तो ये फॉर्मूला भी याद रखिएगा, कहीं मैंने देखे हैं कि डेल बी और डेल कांस्टेंट हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम एंड हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर पे भी क्वेश्चंस आए हैं।
थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फाइनली क्या आता है कि अगर हम लोग आइडियल और परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड लेते हैं तो उसका एंट्रोपी हम लोग जनरली 0 लेते हैं एट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर। ये क्या स्टेट करता है, एंट्रोपी ऑफ एन आइडियल और परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड मे बी टेकन एज 0 एट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर। जैसे कि एंट्रोपी डेल एंट्रोपी क्या हो गया, किसी सपोज टी टेम्परेचर पे एस टी है और इनिशियल टेम्परेचर यानी कि टी जब 0 है तब एंट्रोपी एस नॉट है। तो हम लोग एज पर द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होगा, एस नॉट इक्वल्स टू यानी कि 0 टेम्परेचर पे एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पे क्रिस्टलाइन सॉलिड, अगर परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो एस नॉट क्या होगा, 0 होगा। तो क्या होगा, डेल एस नॉट क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो सॉलिड के केस में क्या होगा, एस टी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा, चेंज इसको टू डेल एस हो जाएगा। डेल एस इसको टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक 0 से टी टेम्परेचर तक इंक्रीज करने में सीपी यानी कि हीट कैपेसिटी में क्या चेंज आ रहा है, इनटू हीट कैपेसिटी है तो टेम्परेचर ये कितने टेम्परेचर से राइज और डिक्रीज कर रहा है, जबकि इनिशियल टेम्परेचर टी था। वैसे केस में जब हम उनका इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारा इक्वेशन आता है 2.303 Cp log T log टेम्परेचर। ओके, तो एस टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एस टी इक्वल्स टू डेल एस जब एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर है, डेल एस इक्वल्स टू 2.303 Cp log T। तो ये सारी चीजें थे जो थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड थे। तो मैंने आज ये बता दिया कि क्या कि क्या क्या फॉर्मूलाज यूज होते हैं। नेक्स्ट वीडियोस में मैं जितने भी अब तक क्वेश्चंस आ चुके हैं, जितने पॉसिबल जितने मेरे पास है क्वेश्चंस, मैं सारे क्वेश्चंस ईयर वाइज डिस्कस करूंगी कि इस ईयर में ये क्वेश्चंस आया था थर्मोडायनामिक्स का, इसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप उन सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस देख सकें। मुझे पता है कि आप इतना देखने के बाद खुद से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं उन सबको रिपीट करूंगी आपके लिए। ओके, so don't forget to subscribe and share my channel. Till then, goodbye and have a nice day.